हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी अर्बन टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए थ्योरी की क्लास में आज मेरा 17 पार्ट है। तो उसी क्रम दोस्तों मैं पढ़ा रहा था आपको इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया था। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक पार्ट होता है दोस्तों ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक आध दो क्वेश्चन ट्रांसड्यूसर से आते हैं, ठीक है। तो उसी का थोड़ा सा पार्ट हम आपके लिए आज ले आए हैं। तो आज के बाद आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आज के दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर से मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको 3 से 4 नंबर अगर एक टॉपिक पढ़ने से मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों आज के टाइम में, ठीक है। तो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में ट्रांसड्यूसर की। इसके पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं आपको वीडियो अपलोड करें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। दोस्तों इसके पहले यदि आप अभी तक हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे 16 पार्ट के वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं तक जुड़े हैं या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर वीडियो की रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में आपको हर वीडियो की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा ट्रांसड्यूसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, ट्रांसड्यूसर होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर हमारा क्या है कि ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है, ट्रांसड्यूसर वह युक्ति या डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, ठीक है। अगर कोई एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर दोस्तों हमारे कई प्रकार के होते हैं। वो आपके इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर भी आते हैं थोड़े से, जैसे आपका स्ट्रेन गेज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस इतना जानेंगे कौन सा ट्रांसड्यूसर किस प्रकार का होता है, कौन सा एक्टिव होता है, कौन सा पैसिव होता है। इसके हम हर एक मतलब कि हम इसके हर एक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कितने पार्ट के होते हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, इस सब के बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में क्या है कि यह ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। मतलब जो हमारे ट्रांसड्यूसर किसी एक एनर्जी को किसी दूसरे एनर्जी के रूप में चेंज करता है तो यह एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। जैसे प्रेशर के रूप में हो सकती है, टेम्परेचर के रूप में हो सकती है, ठीक है। या आप बोल सकते हो टेम्परेचर के रूप में, प्रेशर के रूप में, ठीक है। ये सब रूप में आपकी एनर्जी हो सकती है जिसे कन्वर्ट करके चेंज करती है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया छोटा सा, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम देते हैं तो इसमें ट्रांसड्यूसर के दो पार्ट होते हैं। एक सेंसिंग एलिमेंट होता है इसमें, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रांसड्यूसर एलिमेंट होता है। तो सेंसिंग एलिमेंट क्या करता है, वो सेंस करता है, ठीक है। सेंस करने के बाद हमको ट्रांसड्यूसर को देता है, फिर उसके माध्यम से हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, ठीक है। मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, जैसे मैंने आपको प्रेशर दिया, ठीक है। प्रेशर आपको मेजर करना है, प्रेशर को कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक बार्डन टाइप की ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं बीटी ट्यूब, बीटी या बर्डन ट्यूब बोलते हैं। तो बर्डन ट्यूब होती है, बर्डन ट्यूब के माध्यम से क्या होता है कि वो हमें कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो बर्डन ट्यूब सेंस करेगी, सेंस करने के बाद उसे हम कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट करने के बाद हम पोटेंशियोमीटर के माध्यम से उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब एक चीज़ें होती हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन इसे आप याद रखें। जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट होता है इसको हम डिटेक्टर स्टेज भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि निम्न में से सेंसिंग एलिमेंट को और किस नाम से जानते हैं, या सेंसिंग एलिमेंट किसका पार्ट है। तो सेंसिंग एलिमेंट किसका पार्ट हो जाएगा, डिटेक्टर स्टेज का पार्ट हो जाएगा हमारा सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है।
आगे मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। जैसे मैंने ट्रांसड्यूसर की डिफिनीशन दी आपको, तो वैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर डिफिनीशन में क्या है कि वे ट्रांसड्यूसर जो किसी भौतिक राशि के संकेत, वोल्टेज अथवा धारा सिग्नल उपलब्ध कराते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। मतलब वो ट्रांसड्यूसर जो किसी भौतिक राशि के संकेत, ठीक है, हमको इनपुट सिग्नल में वोल्टेज अथवा धारा, मतलब जो हम भौतिक राशियाँ में हमारी क्या आएंगी, ठीक है, भौतिक राशियाँ में जितनी भी क्वांटिटी आती हैं, आपका मास हो गया, प्रेशर हो गया, वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आएंगी, तो उनको कन्वर्ट करके हमको वोल्टेज इन धारा के रूप में जो सिग्नल मिलता है वही हमारा क्या होता है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, मतलब जो भौतिक राशियों को कन्वर्ट करके हमको सिग्नल के रूप में या संकेत के रूप में जब हमको आउटपुट मिलती है तो होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं उसे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, इनका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में किया जाता है। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं उनका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हमको प्रेशर को मेजर करना है। ठीक है, तो हमको प्रेशर को मेजर करना होता है, उसके लिए हम बार्डन ट्यूब को लगाए रखते हैं। बार्डन ट्यूब के माध्यम से क्या करता है कि हमको डिस्प्लेसमेंट में चेंज करती है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम पोटेंशियोमीटर में देते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के माध्यम से हमको आउटपुट मिल जाती है। तो ये होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसी में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, अगर हमको मेजर करना होता था या आपको कन्वर्ट करना होता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है कि आउटपुट का चेंज जो इनपुट में चेंज होता है उसी का जो रेशियो होता है हमारी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। मैंने यहाँ प्रेशर क्या दिया, प्रेशर मैंने यहाँ पे दिया इनपुट के रूप में, यहाँ आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो यदि हमको अगर सेंसिटिविटी लिखना चाहें तो सेंसिटिविटी हर एक पार्ट पर हमको सेंसिटिविटी मिल सकती है। बर्डन ट्यूब की सेंसिटिविटी अलग होगी, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी अलग होगी। तो सेंसिटिविटी का रिलेशन भी ट्रांसड्यूसर से होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। अगर हमको यहाँ पे बर्डन ट्यूब की सेंसिटिविटी लिखनी होगी तो बर्डन ट्यूब की सेंसिटिविटी के संबंध में जो रिलेशन बनेगा हमारा वो बन जाएगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी। ठीक है, मतलब कि आउटपुट अपान इनपुट में जो चेंज होता है उसका जो रेशियो होता है वही हमारी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है। तो हम बात करते हैं अगर बर्डन ट्यूब के रिलेशन में। और यहाँ देखिए, यहाँ अब डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा पोटेंशियोमीटर के लिए इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे E0 जो हो जाएगी हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉट का जो हमको मिलेगा सेंसिटिविटी वो क्या होगी, तो हम बात करते हैं अगर इसकी सेंसिटिविटी की तो डेल्टा E नॉट अपान हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक है, ऐसे निकाली जाती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके हम सिर्फ यहाँ के बीच में निकालेंगे, हम चाहेंगे तो सेंसिटिविटी इस पार्ट पे भी निकाल सकते हैं और इस पार्ट के बीच में सेंसिटिविटी को निकाल सकते हैं। तो सेंसिटिविटी का रिलेशन होता है। हम ज़्यादातर बात करते हैं किसके, ट्रांसड्यूसर में दोस्तों हम RLC, ठीक है, RLC मेजरमेंट के बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं ट्रांसड्यूसर में। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में आजकल ज़्यादा आती हैं। तो पहले हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं या किस प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए ये क्लासिफिकेशन ही है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के, तो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक पहला होता है क्या हमारा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रांसड्यूसर प्रिंसिपल, मतलब ट्रांसड्यूसर के प्रिंसिपल के अनुसार भी इसको बांट सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्या होता है कि एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी होते हैं। इसके अलावा हमारा लास्ट पांचवा टाइप है हमारा ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये हमारा ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर का जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारा इनवर्स ट्रांसड्यूसर। अगर ये भौतिक राशियों को कन्वर्ट करके हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है तो उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके हमको भौतिक राशियों में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो इस सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पहले एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, क्या बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि आप समझते चलिएगा यहाँ से, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं
वो आपसे पूछता है कि निम्न से कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो पहले हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर को जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर की, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में, ठीक है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है दोस्तों कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का सेल्फ जनरेटिंग टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। कैसा होता है? सेल्फ जनरेटिंग टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स या पावर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमारा जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है इसे हमें बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स या पावर की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हमको इसे जनरेट करने के लिए, इसे हमें ऑपरेट करने के लिए हमें किसी बाहर से किसी एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा क्या होता है? मेरा एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। दोस्तों हम थोड़ा बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने 2 पॉइंट को देखा, अब इसके हम डिफिनीशन को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डिफिनीशन में क्या है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर भौतिक पैरामीटर के रिस्पांस से सीधे विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर भौतिक पैरामीटर के रिस्पांस से सीधे विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं तथा इसके लिए इन्हें बाहर से किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मैंने आपको बताया था पॉइंट कि इनके लिए बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फोटोवोल्टाइक सेल की। तो फोटोवोल्टाइक सेल भी हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं। बाकी हम इसके बारे में भी और एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये डिफिनीशन रही, इस डिफिनीशन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता क्या है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर भौतिक पैरामीटर के रिस्पांस से सीधे विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं। जो हमारे भौतिक पैरामीटर होते हैं उनके रिस्पांस से सीधे विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए इन्हें बाहर से किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन्हें हमको बाहर से किसी एक्सटर्नल सिग्नल की या एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके एग्जाम्पल हमारे यही हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर एंड फोटोवोल्टाइक सेंसर। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर की। तो पहले हम पैसिव ट्रांसड्यूसर की डिफिनीशन को जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर की। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर को हम समझते हैं इसका है कि यह एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर है। क्या है? यह एक एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर है। यह ट्रांसड्यूसर ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत से लेते हैं। मतलब यदि हमको इसको ऑपरेट करना होगा पैसिव ट्रांसड्यूसर को, तो इसके लिए हमें बाहर से यानी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर में। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि हमको बाहर से कोई भी एनर्जी, कोई भी सिग्नल या कोई भी पावर सोर्स नहीं लेना पड़ता है। लेकिन हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर की, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर में हमें बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं, हमारा स्ट्रेन गेज हो गया या थर्मिस्टर हो गया। स्ट्रेन गेज एंड थर्मिस्टर ये हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। बाकी हम देखते हैं, कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं ऑलरेडी पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में, उन पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों तो पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे थे हम, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट को देखते हैं। तो क्या है कि पैसिव ट्रांसड्यूसर स्वयं से कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं करता है। ठीक है, मतलब जो हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है वह स्वयं कोई सिग्नल नहीं जनरेट करता। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पैसिव ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का एक्सटर्नली पावर ड्राइवन ट्रांसड्यूसर है। मतलब इसको हमें बाहर से पावर अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये कार्य करेगा या ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर में जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया एवं कैपेसिटर के परिवर्तन पर डिपेंड करते हैं। जो हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना आप, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, हम बात करेंगे सिर्फ पैसिव ट्रांसड्यूसर की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको बात करना है क्या, रेजिस्टेंस के बारे में बात करना है, इंडक्टेंस के बारे में बात करना है और कैपेसिटर के परिवर्तन पर, ठीक है। तो हमारे जो कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टेंस होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें जो होने वाले चेंजेज होते हैं, उन चेंज के कारण जो परिवर्तन होता है, उन्हीं ट्रांसड्यूसर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में इस पॉइंट को आप याद रखें कि पैसिव ट्रांसड्यूसर हमारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एवं कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। तो हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर इन सभी के परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर की, ठीक है। तो इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके वर्गीकरण की। तो इसको हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो हमारा जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, पहले इसको हम बात करेंगे किसके आधार पर, वेरिएबल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं एंड वेरिएबल रिएक्टेंस के अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल रिएक्टेंस के अंतर्गत, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत। तो 3 प्रकार के होते हैं हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेरिएबल रिएक्टेंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस में। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत कौन कौन से ट्रांसड्यूसर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। हम बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो पूछता भी है एग्जामिनर आपसे, निम्न में से कौन से वेरिएबल प्रतिरोध टाइप ट्रांसड्यूसर हैं, निम्न में से कौन से वेरिएबल प्रतिरोध टाइप ट्रांसड्यूसर है, हिंदी में ऐसे पूछता है, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप की हम बात करते हैं तो हमारा फोटो कंडक्टर होगा, ये भी हमारा किस में आएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। हमारा स्ट्रेन गेज होगा, ये भी हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। थर्मिस्टर भी हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। इसी में दोस्तों एक होता है थर्मल रजिस्टर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से बोलते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी हमारा आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत, ठीक है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, मैंने देख लिया कौन कौन से होते हैं, आपको याद रखने हैं। फोटो कंडक्टर होता है हमारा, स्ट्रेन गेज होता है और थर्मिस्टर होता है। एक हमारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, उसे भी आप लिख लीजिएगा यही किसी कोने में, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिसे बोलते हैं RT, ठीक है। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी होता है एक और वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंतर्गत, तो आप इनको याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं किसकी, अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की और वेरिएबल रिएक्टेंस के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हमारी जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो हमारे ट्रांसड्यूसर आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, फोटो इमिसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। फोटो इमिसिव ट्रांसड्यूसर एंड फोटो जंक्शन ट्रांसड्यूसर, ये ट्रांसड्यूसर हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आएंगे। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फोटो इमिसिव ट्रांसड्यूसर किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव है कि पैसिव है कि वेरिएबल रेजिस्टेंट टाइप है, ठीक है। ये आपसे ऐसे पूछेगा तो आपको बताना रहेगा कि फोटो इमिसिव ट्रांसड्यूसर जो है हमारा, वो फोटो इमिसिव ट्रांसड्यूसर हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि किसका पार्ट है, पार्ट तो पैसिव ट्रांसड्यूसर का ही है ना। तो आपके यहाँ पूरे क्लासिफिकेशन नहीं करेगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, वो अलग बात है, ठीक है, कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे डायरेक्टली ऐसे एग्जांपल दे देगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा अच्छा फोटो इमिसिव ट्रांसड्यूसर किसके अंतर्गत आते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में आएगा, पैसिव में आएगा, तो आपको बताना रहेगा कि हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे ट्रांसड्यूसर से, आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल में आएंगे उन एग्जाम्पल को मैं करा देंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हर चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब
वेरिएबल रिएक्टेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो वेरिएबल रिएक्टेंस के अंतर्गत हमारे कौन से ट्रांसड्यूसर आते हैं उनको हम बात करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रिएक्टेंस के अंतर्गत, रिएक्टेंस दोस्तों हमारे दो प्रकार के रिएक्टेंस होते हैं, आप जानते हो। एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी होता है और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सीएल होता है। तो हमारे ट्रांसड्यूसर भी दो ही प्रकार के होंगे, एक कैपेसिटिव एक इंडक्टिव, ठीक है। तो बात करते हैं वेरिएबल रिएक्टेंस के अंतर्गत, तो हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होगा एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा क्या है, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, निम्न में से कौन सा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। इसके मैंने बताया ना कि आपको इसका जो वर्गीकरण है, जो इसके पार्ट हैं, यही पार्ट यदि आपको याद है ट्रांसड्यूसर के, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने एक सिंपल वे में इसे, ठीक है, डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। हम आशा करेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हमारे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप होता है, वेरिएबल परमिटिविटी टाइप होता है, एंड LVDT होता है हमारा, जिसे बोलते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके अलावा हमारा ED करंट टाइप होता है। ये 4 टाइप के हमारे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं दोस्तों कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की। तो बात करते हैं किसकी, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की। आइए हम देखते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी हमारा 3 प्रकार का होता है। वेरिएबल एरिया, ठीक है। आप देखते हो कि C = क्या होता है, C = होता है ε0 A/D, ठीक है। तो हमारे जो ट्रांसड्यूसर बनाए जा सकते हैं वो एरिया को परिवर्तित करके, तो पहला हो गया हमारा वेरिएबल एरिया, फिर होगा वेरिएबल परमिटिविटी, ठीक है। तो वेरिएबल परमिएबिलिटी, ठीक है, वेरिएबल परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग और वेरिएबल परमिटिविटी, तो इनके अकॉर्डिंग भी हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को बना सकते हैं। तो 3 पार्ट हो गए आपके कैपेसिटर के, ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के। बाकी हम बात करेंगे कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों बात करते हैं क्या कि प्रिंसिपल के आधार पर, ठीक है। तो मैंने पहले बताया आपको एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके कितने ट्रांसड्यूसर होते हैं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा क्या है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो कौन सा होता है हमारा, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर होता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं, फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर होते हैं, और एक होता है हमारा फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो अगर बात करते हैं हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रांसड्यूसर की, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रांसड्यूसर हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होती हैं फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पहला होता है हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, तीसरा होता है हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसके अलावा हमारा होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर एंड फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो दोस्तों जो आपसे इसमें क्वेश्चन बनेगा, बस इसमें से क्या पूछता है, सबके एग्जाम्पल पूछेगा। तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर है, निम्न में कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। तो इन सभी ट्रांसड्यूसर के अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप हर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में दोस्तों हमारा क्या है, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। हम बात करेंगे किसकी, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर की। कौन से ट्रांसड्यूसर हमारे एनालॉग होते हैं, कौन से ट्रांसड्यूसर हमारे डिजिटल होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है एनालॉग ट्रांसड्यूसर की। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर इनपुट मात्रा को या इनपुट सिग्नल को एक सतत फंक्शन में बदलता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन में बदलता है, जिसे हम एनालॉग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होता है दोस्तों कि एक इनपुट क्वांटिटी या इनपुट सिग्नल जो होता है उसे एक कंटिन्यूअस फंक्शन में बदलता है, उसे बोलते हैं हम एनालॉग ट्रांसड्यूसर। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर हमारे कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम्पल आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने जितने एग्जाम्पल लिखे हैं उन एग्जाम्पल को आप ज़रूर याद रखें। बात करते हैं अगर हमें एनालॉग ट्रांसड्यूसर की, तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर में कौन से आते हैं, हमारा स्ट्रेन गेज आएगा, पहले नंबर पर क्या आएगा हमारा स्ट्रेन गेज आएगा,
LVDT आएगा जो कि अभी हमारा क्या है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। इसके अलावा हमारा थर्मोकपल आएगा, ठीक है। थर्मोकपल भी हमारा एनालॉग टाइप होता है और थर्मिस्टर भी हमारा क्या होता है, एनालॉग टाइप का होता है। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा इनमें से एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, तो आपको बताना रहेगा सर स्ट्रेन गेज भी एनालॉग ही होता है, LVDT भी एनालॉग ही होता है, थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर भी एनालॉग ट्रांसड्यूसर ही होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर की। बात करते हैं हम डिजिटल ट्रांसड्यूसर की। तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि इसी पर हम डिफिनीशन को देखते हैं। ये ट्रांसड्यूसर इनपुट मात्रा को डिजिटल सिग्नल या पल्स के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो हमारे डिजिटल ट्रांसड्यूसर होते हैं ये इनपुट क्वांटिटी या इनपुट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में या पल्स के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इन्हें हम डिजिटल या उच्च निम्न शक्ति पर भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है इनको हम डिजिटल सिग्नल उच्च या निम्न मतलब 0 या 1 पावर पर भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल आप जानते हो हमारा 0 1 क्या जानता ही नहीं है, एक तो हाई रहेगा एक तो लो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसका एग्जाम्पल पूछता है सॉफ्ट इनकोडर, ठीक है। इसे आप सॉफ्ट इनकोडर या इनकोडर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। तो आपको याद रखना है कि इनकोडर जो होता है हमारा वो एक प्रकार का डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है। इसके अलावा हमारा डिजिटल रिजॉल्वर जो होता है वो भी एक प्रकार का डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। इसके अलावा हमारा डिजिटल टेक्नोमीटर भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखनी है, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ट्रांसड्यूसर में जो क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है वो यही आता है, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करेंगे तो सॉफ्ट इनकोडर या इनकोडर आपको लिखा रहेगा ओनली इनकोडर, ठीक है। तो इनकोडर क्या होगा हमारा, एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर होगा। बाकी दोस्तों ITI के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको हर चीज़ें बता दी है, ठीक है। बहुत अगर आप पढ़ना चाहोगे इस ट्रांसड्यूसर तो ट्रांसड्यूसर की एक अलग से बुक आती है पूरी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको छोटे छोटे टॉपिक को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। जितने टॉपिक मैं कवर किया हूँ दोस्तों हर टॉपिक की एक बुक आती है, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसड्यूसर को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इसकी एक बुक आती है, लेकिन आपके लिए कोई मतलब नहीं है ट्रांसड्यूसर को पढ़ने का ज़्यादा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके यहाँ फ्रेम होंगे, जो क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे ऑलरेडी उन क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में हम करा देंगे, ठीक है। ये पार्ट बचा हुआ था ट्रांसड्यूसर का, तो हमने कहा थोड़ा सा भी अगर आपको हम ब्रीफिंग कर दें, थोड़ी भी आपको हम डिफिनीशन हर चीज़ की बता दें, क्योंकि अगर हम आपको लिए क्वेश्चन लेके आएंगे कि निम्न में से कौन सा एनालॉग ट्रांसड्यूसर है तो आप समझ नहीं पाओगे कि एनालॉग होता क्या है, ठीक है। तो आपने अब एनालॉग को समझा कि एनालॉग क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है एंड डिजिटल एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। आप इन सब चीज़ों को आसानी से अब समझ सकते हैं। जब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाओगे, ठीक है। दोस्तों मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अब चौथे नंबर पर हमारा क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर था, ठीक है। क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर था। तो बात करते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में यांत्रिक उपकरण भौतिक इनपुट मात्रा, ठीक है। जो हमारे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में यांत्रिक उपकरण मतलब मैकेनिकल डिवाइस की जो फिजिकल इनपुट होती है हमारी भौतिक इनपुट, फिजिकल इनपुट क्वांटिटी इसे इंग्लिश बोलेंगे कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में मैकेनिकल डिवाइस में जो हमारे फिजिकल इनपुट क्वांटिटी मतलब फिजिकल में क्या आएगा हमारा विस्थापन आएगा, दाब आएगा, टार्क मतलब आघूर्ण आएगा या स्पीड आएगा, इन सबको एक यांत्रिक संकेत के रूप में बदलते हैं, ठीक है। यदि हम इनपुट के रूप में हम प्रेशर दें उसके माध्यम से हमको एक इनपुट संकेत आउटपुट में मिले तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यही होता है हमारा
कि या जब हम भौतिक इनपुट या भौतिक क्वांटिटी में हमारी, ठीक है, विस्थापन होगा, दाब होगा, आघूर्ण होगा या स्पीड होगी, इन सबों को यदि हम इनपुट के रूप में देंगे और आउटपुट के रूप में हमको एक यांत्रिक संकेत मिलेगा, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। मतलब कि भौतिक इनपुट को ये चेंज करता है यांत्रिक संकेत में, ठीक है। इस प्रकार के उपकरण को हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये प्रक्रिया जिस उपकरण में होती है वो उपकरण हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो ये दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा डायफ्राम हो गया, ये वेलो हो गया या बर्डन ट्यूब हो गई। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। डायफ्राम, बेलो या बर्डन ट्यूब। तो हम एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं कि डायफ्राम क्या करता है, वेलो क्या करता है या बर्डन ट्यूब क्या करती है, ठीक है। क्योंकि ये सभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बर्डन ट्यूब का कार्य क्या है या बेलो का कार्य क्या है या डायफ्राम का कार्य क्या है। तो पहले बात करते हैं डायफ्राम की, ठीक है। तो डायफ्राम दोस्तों क्या होता है, ठीक है, बात करते हैं एकदम डायफ्राम की। तो डायफ्राम का वर्ग क्या होता है, बस हमने दोस्तों बस एक लाइन में मैंने लिखने का प्रयास किया है, ठीक है, कि आपको चीज़ें याद आएँ। अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव अगर आए तो आप उसे आसानी से कर लो। मैंने हर चीज़ आपके लिए आसान बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ITI के सिलेबस में, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ को एकदम छोटा सा करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो डायफ्राम क्या होगा कि डायफ्राम का प्रयोग हम दाबांतर मतलब प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर मतलब क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस को सेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम क्या करेगा, जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा या जो दाबांतर होगा उसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद उसे हम क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर में हमको कन्वर्ट करने के लिए इनपुट देगा, ठीक है। बात करते हैं बेलोज की। तो बेलोज हमारा क्या होता है, वेलो की हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग दाब, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन आदि के मापन में किया जाता है। तो पूछ लेगा कि वेलोज जो होता है, वेलोज का कार्य क्या होता है। वेलोज का कार्य होता है हमारा प्रेशर या विस्थापन को इन सभी के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा वेलोज। बात करते हैं बर्डन ट्यूब की। तो बर्डन ट्यूब आप सब जानते होंगे ट्यूब क्या होती है, ठीक है। तो ट्यूब के माध्यम से हम क्या करते हैं कि ट्यूब के माध्यम से हम प्रेशर को हम क्या करते हैं, परिवर्तन या प्रेशर के जो प्रेशर में चेंज होगा, ठीक है, उस चेंज को हम मापते हैं किससे, बर्डन ट्यूब के माध्यम से। तो बर्डन ट्यूब पूछ लेता है कि निम्न में से बर्डन ट्यूब का वर्ग क्या है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि बर्डन ट्यूब क्या करता है, प्रेशर में चेंज को मापता है, ठीक है। दाब में जो परिवर्तन होता है उस दाब में परिवर्तन को मापता है हमारा बर्डन ट्यूब, ठीक है। हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। हम बात कर लेते हैं अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की। तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जो होता है हमारा, वो यांत्रिक संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ठीक है। जो हमारा यांत्रिक संकेत होगा उस यांत्रिक संकेत को यदि हम विद्युत संकेत में चेंज करेंगे तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मेरा वर्गीकरण, ठीक है। बाद में आपका एक बचा और क्या कि ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होता है, आपने जानते हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में डिफिनेशन बताया था कि जो भौतिक संकेतों को सिग्नल संकेतों में चेंज करेगा वो हमारा ट्रांसड्यूसर होगा। बाद में बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रांसड्यूसर की। तो इनवर्स ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भौतिक सिग्नल में मतलब भौतिक क्वांटिटी में चेंज करेगा उससे हम बोलेंगे इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों ट्रांसड्यूसर और ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण, ठीक है। हम बात करेंगे आगे इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लेके आएंगे, ठीक है। जैसे हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर LVDT जो होता है, ठीक है। तो LVDT के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम देखेंगे LVDT के बारे में थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा हम थर्मिस्टर के बारे में देख लेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा हम स्ट्रेन गेज के बारे में 2-4 पॉइंट लेके आएंगे, ठीक है। मतलब अभी तो मैंने आपको एक इनका वर्गीकरण बताया, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन रहा, कैसे कौन से पार्ट होते हैं, कौन किसके अंतर्गत आते हैं। जो हमने आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं उन एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा उनकी वर्किंग को समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करने का प्रयास करें। वे अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी से, ठीक है, मैंने जितना आपको ट्रांसड्यूसर में बता दिया है इसी से लगभग
आपका सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, जो ITI का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में लेके आऊँगा पूरा सेमीकंडक्टर ख़त्म कर दूंगा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स एक दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा एक क्लास में। एक क्लास में आपका डायोड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास में आपका डायोड, एक क्लास में आपका सेमीकंडक्टर, एक क्लास में आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपका पूरा ट्रांजिस्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में आपकी ट्रांजिस्टर बायसिंग आ जाएगी, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो लगभग 4 से 5 क्लास में आपकी पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, बस एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपका हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद जो बचेगा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो लास्ट में रखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल को। ठीक है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल से लगभग 40 नंबर का वेटेज है, तो उसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी 8 से 10 टॉपिक में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।